साथियों, 2 से 4 दिन पहले हमने लोन डिफॉल्ट के संबंध में एक वीडियो पोस्ट किया था। जी हाँ, उस वीडियो पर फेसबुक पे आज तारीख तक करीब 2.25 लाख व्यू, 15,000 व्यू यूट्यूब पर आए। लोन डिफॉल्टर से संबंधित लोन डिफॉल्टर के सारे अधिकारों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बावजूद कि हम बार बार अपने वीडियो में ये कहते हैं कि आपके मन का जो भी सवाल है, उन सारे सवालों के जवाब हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, लेकिन वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। थोड़ा सा देखा और फोन घुमा लिया और फोन पर समस्या वही बताई जाती है जिसका कि समाधान वीडियो के अंदर दिया हुआ है। आज मैं लोन डिफॉल्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो फिर पोस्ट कर रहा हूं और यह वीडियो लंबा होगा और संभवतः यह अंतिम बड़ा वीडियो होगा हमारा, क्योंकि इसके बाद हम इतना बड़ा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाएंगे, समय अभाव रहता है। साथियों, लोन से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर जाएं और वहां पर लोन से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें लोन से संबंधित सारी जानकारियां, सारे अधिकार, एक एक बात पर विस्तार से चर्चा की गई है। अब एक्चुअली हमने फेसबुक पे जो वीडियो पोस्ट किया था वह करीबन 1 घंटे का था, यूट्यूब पर भी वही था, एक सेम टाइटल के साथ, लेकिन 36 मिनट के बाद उसमें आवाज नहीं आई और आवाज नहीं आने के कारण कई ऐसे मुद्दे थे जिनको आप समझ नहीं पाए और फोन किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं, आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर आपको मिलेंगे हमारे संबंधित वीडियो जो आप देखना चाहते हैं। साथियों, आज इस वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के कमेंट्स ऑफ रखूंगा ताकि आपको सुनना है तो आप सुने, लेकिन फिर हाथ जोड़कर सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली फोन ना करें। कोई रात को 2 बजे फोन कर रहा है, कोई सुबह 4 बजे फोन कर रहा है, कोई रात को 11 बजे फोन कर रहा है, कोई कोर्ट टाइम में फोन कर रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कॉल कर रहा है। साथियों, असुविधाएं होती है क्योंकि वीडियो आप अकेले नहीं देख रहे, देश के ढेरों लोग देख रहे हैं जो लोन डिफॉल्टर है। इसलिए निवेदन है कि आप हमारे तमाम वीडियो को देख लें। आपकी हर समस्या का समाधान आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। इसके बावजूद यदि आप बात करना चाहते हैं तो केवल और केवल जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल बुक का टेक्स्ट मैसेज करें तो आपको कॉल बुक करने का मैसेज आ जाएगा और कॉल बुक होगी तो आपको खुद ब खुद हमारे ऑफिस से कॉल आ जाएगा। साथियों, बात कर रहे हैं जो एक विगत लंबे समय से हम बात चला रहे हैं। कई लोग हमें ये कहते हैं कि आप लोन डिफॉल्टर के हक में वीडियो क्यों बनाते हो, क्या कारण है, यानी कि आप पूरी दुनिया को डिफॉल्टर करना चाहते हैं। ये मकसद कतई नहीं है। हमारे हर वीडियो में ये संदेश दिया जाता है कि आप लोन डिफॉल्टर नहीं बने। यदि आपकी परिस्थिति है तो आप लोन राशि का भुगतान करें, लेकिन कई जगह ये देखा गया है कि कई लोन डिफॉल्टर द्वारा जो रिकवरी एजेंट थे उनकी बदसलूकियों से, कानूनी कार्रवाइयों से त्रस्त होकर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है। और यही कारण है कि कुछ लोगों की तकलीफों को हमने नज़दीक से देखा, उन्हें महसूस किया, तो इसी बात को लेकर हमारे द्वारा वीडियो बनाई जाते हैं। 1990 से पहले देखा जाए तो केवल नेशनलाइज बैंक हुआ करते थे। लोगों को लोन लेना आसान नहीं था। लोन तो छोड़ो, लोगों को अगर बैंक में खाता भी खुलवाना होता था तो उसके लिए 4 चक्कर काटने पड़ते थे, इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता हुआ करती थी। तो लोन तो बहुत बड़ी बात थी। ये अनसिक्योर्ड लोन का फार्मूला लगभग था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ा, समय बढ़ता गया, उस समय के अनुसार NBFC कंपनियों की बाढ़ आई और कर्ज लेकर घी पीने वाला मुहावरा सिद्ध हुआ। और यही कारण है कि लोग लोन के दलदल में डूबते चले गए। तो आज हमारा ये जो वीडियो है वह संभवतः अंतिम बड़ा वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि सुनेंगे तो आपके मन में कोई भी सवाल शेष नहीं बचेगा। न आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता है, न आपको हमें फोन लगाना है। फिर भी फोन लगाना चाहो तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, केवल टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप नहीं।
तो आपको टेक्स्ट मैसेज पे रिप्लाई आ जाएगा। कॉल बुक कराने संबंधी कॉल बुक होती है तो आपको फोन आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है यदि आप वीडियो को पूरा सुनते हैं तो। साथियों देखिए, हर व्यक्ति जब लोन लेता है तो लोन इसी उद्देश्य के साथ लेता है कि वह अपनी जो काम है उस काम को पूरा करे और समय रहते वह धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में उस लोन की ईएमआई का भुगतान कर दे। लेकिन आर्थिक हालातों के चलते, रोजगार के नहीं रहते, घर में किसी कैजुअलिटी के हो जाने से या कोई ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि लोग लोन राशि का भुगतान नहीं कर सकते हैं, और नहीं करने की स्थिति में लोग इतने तनाव में आते हैं कि वह मात्र 2 या 3 ईएमआई को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन लेते हैं, उस दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा लोन, और मल्टीपल लोन के शिकार हो जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि उनकी मासिक आमदनी 50,000 रुपए है और ईएमआई हो जाती है 1.5 लाख रुपए। किसी तरह वह 6 महीने 12 महीने तो एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जहां तक कोशिश करते हैं कि उनका सिविल स्कोर नहीं बिगड़े और वह लोन की राशि के भुगतान करते रहे। लेकिन इस चक्कर में वह चारों तरफ से, न केवल एनबीएफसी बैंक से, बैंकों से, अपितु साहूकारों के भी कर्जदार हो जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि किसी कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो आपको अपने राइट्स के बारे में समझना होगा कि किस तरीके से उन चीजों का आप निस्तारण कर सकते हो, और वही बातें हम बताते आपको। तो सबसे पहले मैं साथियों यही बात कहूंगा, बीच में मुझे एक बात याद आ रही है। कल मुझे जिस व्यक्ति ने कॉल बुक किया था, उस व्यक्ति ने मुझे फोन पर यह बताया कि सर मैंने मॉर्गेज लोन लिया। मॉर्गेज लोन में उसने ये बताया कि सर मेरा जो प्लॉट था ना, मैंने प्लॉट के डॉक्यूमेंट रखे और बैंक वालों को जो वेरिफिकेशन कराया, जिस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो बनी वो बनवाई मैंने मकान के कंस्ट्रक्शन की, यानी कि जो हमारे दादाजी का मकान है, यानी प्लॉट तो मेरा और मकान दिखाया उनका, फोटो लगाए उनके। तो अब क्या होगा साथियों, एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि आपने लोन लिया है और आप डिफॉल्ट कर गए हो, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये केवल एक सिविल डिफॉल्ट है, इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन आपने ये जो काम किया ना कि आपने प्लॉट के डॉक्यूमेंट दिए और मकान शो कर दिया, यानी कि प्लॉट हमने परचेस किया था, बाद में हमने 2 साल बाद उसको मकान बना दिया और मकान का आपने कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, तो आपने बैंक के साथ, एनबीएफसी के साथ फॉर्जरी की है, धोखाधड़ी की है। अब उस व्यक्ति का कहना है कि सर ये बात तो मैनेजर साहब भी जानते थे और जो डीएसए थे वो भी जानते थे, मैंने 80,000 रुपये उनको बतौर रिश्वत दिए। देखिए, वो कहीं पे ये लिखेंगे नहीं कि ये प्लॉट था और ये मकान दिखा दिया। आप जैसे ही डिफॉल्ट होंगे, आपके ऊपर जब सरफेसी एक्ट की कार्रवाई होगी या प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई होगी, अपने पोजीशन में लेने की बात आएगी, उस समय अगर ये बात सामने आती है कि आपने उनके साथ धोखाधड़ी की है, तो आप उल्टे जेल जाओगे। आपने मिथ्या तथ्य बताते हुए, गलत जानकारी देते हुए लोन लिया, तो ये तो गलत बात है। यदि कभी भी लोन लेना, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट ना दे, कोई गलत जानकारी ना दे, सब कुछ क्लियर करे। अगर ऐसी चीजें करोगे तो एफआईआर भी दर्ज होगी, सिविल कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर्टी भी जाएगी और आप जेल भी जाएगी। तो ऐसी गलती तो करनी ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आप मल्टीपल लोन के चक्कर में उलझ गए हो और बहुत सारे लोन हो गए हैं, ईएमआई आपकी आमदनी से ज्यादा हो चुकी है, तो ऐसे मामले में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से आपको राय लेना जरूरी है। साथियों एक बात और कह दो, कई लोग हमें फोन करके कहते हैं कि सर आप नोटिस का जवाब दे दो, सर हमारी तरफ से आप केस लीड करो। साथियों मैं एक ही बात कहूंगा, जब इमरजेंसी की स्थिति होती है ना, आप किसी ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो कहता है कि भाई आप तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल जाइए। वही बात कह रहा हूं कि यदि आपका मैटर इमरजेंसी का है, आपकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, सरफेसी एक्ट के नोटिस जारी हो गए, कुर्की के नोटिस आ गए, तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन एडवोकेट के भरोसे न रह के, भले आप उनसे सलाह ले लो, लेकिन आप नजदीकी एक एक्सपर्ट एडवोकेट से आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लीगल नोटिस भी भेजना है तो वो भेजेगा, डिफेंस भी आपको करना है तो वो करेगा, वकालतनामा भी पेश करना है तो वो वकील करेगा। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप ऑनलाइन एडवोकेट से राय जरूर ले, हमसे राय ले, किसी और से राय ले, जिससे लेना चाहते हैं आप राय ले, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में आप नजदीकी एडवोकेट के पास ही जाए।
दूसरी बात ये होता है कि अक्सर जब हम लोन डिफॉल्ट होते हैं ना, तो हमारे घर पे नोटिस आते हैं और हम क्या करते हैं, उन ढेरों नोटिस को खोलने की जहमत भी नहीं करते। हम जरा भी तकलीफ नहीं करते हैं कि उन लिफाफों को खोले और उसमें अंदर क्या लिखा है पढ़े। मैक्सिमम जो लोग लोन लेते हैं उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होता है और नोटिस जो आते हैं वो अंग्रेजी भाषा में आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक ऑनलाइन एडवोकेट हायर करना चाहिए जिसको कि आप वो नोटिस भेज के आप पढ़वा सको। क्योंकि लोगों के सामने दिक्कत क्या होती है कि वो अपने लोकल एरिया के एडवोकेट से क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो उनके सामने शो नहीं करना चाहते कि भाई मैं लोन लिया है, मैं डिफॉल्टर हूं। क्योंकि इन वकील साहब को मालूम पड़ा तो ये दूसरों को कहेंगे, तीसरे को कहेंगे और बात फैलती जाएगी। तो मैं एक बात आपको और बता दूं कि इस धरती पर महाभारत में कर्ण के अलावा दूसरा व्यक्ति वकील ही है जो आपके लिए ये जानते हुए लड़ता है कि आप गलत हो। लेकिन यहां पर कई लोगों के कमेंट्स ये होते हैं कि भाई वकील की फीस कौन देगा, वकील तो पैसे लेते हैं, तो क्या कोई वकील को एक पेन फ्री में देता है? वकील जब बड़ी बड़ी किताबें लाकर पढ़ता है, अपना ज्ञान जब शेयर करता है, तो क्या उनको किताबें फ्री में मिलती है? अरे भाई, जो व्यक्ति आपसे सर्विसेज देगा तो वो अपनी फीस तो लेगा ही लेगा। और अगर महाभारत में मैं कर्ण का भी उदाहरण दूं तो दुर्योधन के प्रति वो इसलिए कृतज्ञ था कि दुर्योधन ने उस व्यक्ति को, जिसे कि सूत पुत्र कहा जाता था, उसको अंगराज की पदवी दी और अंग प्रदेश का राजा बनाया। तो आप इस बात से गुरेज नहीं करें कि वकील साहब तो फीस लेंगे। अरे भाई, फीस नहीं लेंगे तो क्या वो क्या करेंगे? फीस तो वकील साहब लेंगे और फीस लेंगे तभी काम करेंगे। और अगर आप अपने मिलने वाले एडवोकेट के पास गए जो आपका रिश्तेदार है, अब वो मजबूरी में अगर आपसे फीस नहीं ले पा रहे तो सीधी सी बात है, आपकी फाइल पे वो उतना ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। साथियों, जब नोटिस आते हैं ना तो नोटिस को पढ़ना है। नोटिस में यह देखना है कि नोटिस किसने भेजा है। बैंक ने भेजा है, एडवोकेट के थ्रू नोटिस आया है, कोर्ट का नोटिस आया है, नोटिस कौन से सेक्शंस के अंदर आया है, और उन सेक्शंस में यदि आपने उस नोटिस की पालना नहीं की तो आपके अनसिक्योर्ड लोन पर, आपके प्रॉपर्टी लोन पर क्या असर आएगा, ये आपको पहले समझ लेना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी इंसान सोचता है वह इनके तो ढेरों नोटिस आते हैं। होता क्या, समझना, जब आपके लोन डिफॉल्ट होते हैं ना, पहले पहले आपको बैंक नोटिस भेजती है। आप हर नोटिस को खोलते हो, अच्छा बैंक ने भेजा रखो, बैंक ने भेजा रखो। फिर नोटिस आ गया, ध्यान ही नहीं दिया आपने सेक्शन 25 का, जो कि बाद में जाकर बेलेबल वारंट बनेगा, समन बनेगा, बेलेबल वारंट बनेगा, अरेस्ट वारंट बनेगा, और अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो आपका मफरूर भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। 138 के नोटिस में भी यही प्रावधान है। अगर सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया तो 60 दिन का अधिकार, 60 दिन का टाइम दिया जाता है, और 60 दिन में यदि आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, बैंक से सेटलमेंट नहीं किया, या फिर डीआरटी या हाईकोर्ट जाकर कोई आगे की प्रोसीडिंग नहीं की, किसी लीगल एडवोकेट की राय नहीं ली, तो हो सकता है आप प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठो। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई लोग कहते हैं कि सर डीआरटी नहीं जाना चाहिए, सीधा हाईकोर्ट जाना चाहिए। तो देखो साथियों, एक बात ध्यान रखिए, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना ही इन चीजों के लिए। यहाँ पर कई लोगों का कहना होता है कि डीआरटी का जो फेवर होता है वह एनबीएफसी का होता है, बैंकों का होता है। तो अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहें, अगर हाईकोर्ट आपकी फाइल को एंटरटेन करे तो बढ़िया है, लेकिन नहीं हो तो आपको डीआरटी तो जाना ही है। अगर उन्होंने भी आपको मेंशन कर दिया कि भाई आप डीआरटी अप्रोच करो तो आपको डीआरटी जाना पड़ेगा। दूसरी बात, कई जो नोटिस आते हैं, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, तो आर्बिट्रेशन के नोटिस में आपको यह देखना जरूरी है कि आर्बिट्रेटर कहाँ है। आर्बिट्रेटर आप जहां हो उस शहर का नहीं है। आप अपनी आपत्ति बनाकर आप आर्बिट्रेटर को भेज दीजिए। आप आपकी जो आपत्ति बना के अगर नहीं भेजोगे ना, और आर्बिट्रेटर का अवार्ड हो गया, तो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए आएगा और आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, उसमें भी आपसे रिकवरी की जा सकती है, चाहे अनसिक्योर्ड लोन क्यों नहीं हो। लेकिन अगर आपने आर्बिट्रेटर को ही चैलेंज कर दिया, आपने उनको नोटिस भेज दिया कि आपका आर्बिट्रेशन मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मध्यस्थ दो पक्षकारों की सहमति से होता है, तो मैंने तो सहमति दी नहीं। दूसरी बात, हम हमारे एरिया के नहीं हो, और उनके नोटिस के अंदर जो जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर आप रिप्लाई कर सकते हो। साथियों, ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि आर्बिट्रेटर से संबंधित कई मतलब जजमेंट है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जहां कई जगह आर्बिट्रेटर की कार्रवाई को आप अपास्त करा सकते हैं। ऐसे जजमेंट हमारे द्वारा, हमारे पिछले के यूट्यूब वीडियो में हमने दे रखे हैं। उन जजमेंट को भी आप सुन के नोट कर सकते हो कि आर्बिट्रेटर मामले में आपका कोई अवार्ड हो चुका है, तो आप बिल्कुल उनको सुने, वो आपके लिए काफी फेवरेबल सिद्ध होगा। वो भी इसी चैनल पर है, जाकर आपको देखना पड़ेगा आपको।
एक बात आती है सर, लोन रिकवरी विजिटिंग राइट, यानी कि क्या एनबीएफसी बैंक जो है वह हमारे घर पे रिकवरी के लिए बंदे भेज सकती है? बिल्कुल भेज सकती है साहब। जब उनका पैसा डूबेगा तो क्या वो आपको छोड़ देंगे? वो भेजेंगे रिकवरी बंदे, रिकवरी एजेंसी को काम देंगे, वो लोग आएंगे। अब आपका अधिकार ये है कि आप उनसे डीआरए का लाइसेंस पूछ सकते हैं, विजिटिंग राइट पूछ सकते हैं, उनका आईडी कार्ड मांग सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखने की जरूरी है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि यदि आपको, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि यदि आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आए हैं और वह आपसे अगर तसल्ली से बात नहीं कर रहे हैं, वह आपसे बदसलूकी से बात कर रहे हैं, यदि वो आपको धमका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनका विरोध कर सकते हो। और दूसरी बात साथियों, मैं एक बात कहता हूं, आपके हाथ में जो फोन है ना, वो अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, वो तीसरी आंख है। आप जैसे ही अपने फोन को लेकर उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग करोगे ना, उनके मुंह से फूल झरने लगेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो नए नए आए होंगे, उनको मालूम नहीं है क्या, तो वो भले बदतमीजी करे तो बदतमीजी करे, आपके पास रिकॉर्ड हो गया, आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हो, आप 112 नंबर पे कॉल कर सकते हो, भाई ये लोग मेरे घर पे आकर धमका रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सर हमने जो लोन लिया है हम तो डिफॉल्टर है, पुलिस हमारी बात क्यों सुनेगी, पुलिस उनका पक्ष लेगी। तो देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो कोई भी व्यक्ति आकर लोन के लिए आपके घर पे धमकाएगा, न्यूसेंस कारित करेगा, तो पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोन नहीं भरा, सिविल राइट है, केस करना है, केस फाइल करो, लेकिन तुम इस तरह आके किसी को धमका नहीं सकते हो। टाइम भी जान लीजिए कि दिन के उजाले में आना है, रात के अंधेरे में वो लोग आपके यहाँ नहीं आ सकते। यदि आप रिकवरी एजेंट से प्रताड़ित हो, परेशान हो, बार बार आपके वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, आपके रेजिडेंशियल प्लेस पे आ रहे हैं और आप नहीं चाहते हो वो आए, तो आप उनको लीगल नोटिस भिजवा सकते हो। अगर मल्टीपल नोटिस है तो ये मान के चलना कि मल्टीपल लोन है, तो एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, दिन के 10-10 लोग आपके घर पे आएंगे। तो उनको रुकवाने के लिए आप एक्सपर्ट एडवोकेट्स की राय लेकर आप अपने घर पे आने वाले रिकवरी एजेंटों को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी व्यक्ति लोन लेता है ना, वो क्या करता है, अपने घर वालों को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराता है, उनको सारी बातों की जानकारी नहीं देता है, और वो सोचता है घर वाले परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं एजेंट जो होते हैं, रिकवरी एजेंट्स, वो घर पे आके घर के जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको हैरान परेशान और धमकाते हैं और कहते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, यदि घर के परिवार वाले लोन में गारंटर नहीं है, यदि वह को एप्लीकेंट नहीं है, यदि अनसिक्योर्ड लोन है, इन मामलों के अंदर आप घर वाले खुला भगा सकते हैं रिकवरी एजेंट को, और अगर बदसलूकी करें ना, घर में से झाड़ू निकाल के उनकी पिटाई तक करने का अधिकार है यदि वो बदतमीजी करे तो ऐसी स्थिति के अंदर आप घर वालों को स्पष्ट कह दो, आप टका सा जवाब दे दो, भाई हमने उसको घर से निकाल दिया है, बात खत्म। यानी कि घर वालों को अगर कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि यदि आपको अपने बिजनेस को वापस से डेवलप करना है, यदि आपको सारी समस्याओं से निकलना है, तो आपको अपने रोजगार पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और रोजगार पे ध्यान तब दे पाओगे जब घर वाले आपको इस चीज से मुक्त करेंगे। तो जब भी कोई रिकवरी एजेंट्स घर पे आता है, ऐसी चीजें होती है, तो घर वाले यदि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो दूसरी बात, वो रिकवरी एजेंट्स वाले घर पे नहीं आएंगे। दूसरी बात ये रहती है, पति ने लोन लिया, पत्नी जिम्मेदार नहीं है, पत्नी ने लोन लिया, पति जिम्मेदार नहीं है, घर के माँ बाप, बच्चे उत्तरदायी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जिसने लोन लिया वो जिम्मेदार है, अगर उसके घर के दूसरे लोग गारंटर वगैरह नहीं है। तो ये चीज आपको जाननी चाहिए। साथियों, एक बात जरूर आती है कि कई लोग कहते हैं कि सर अगर हम लोन डिफॉल्टर हो गए तो हमारा क्या है कि सिविल स्कोर बिगड़ जाएगा। तो ये बात तो है, अगर आप लोन डिफॉल्टर हो गए, अगर लोन सेटलमेंट करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा। लेकिन सिविल स्कोर की चिंता आपको किस चीज के लिए रहती है? इसी चीज के लिए रहती है ना कि आपको भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। अरे भाई, लोन के दलदल में ही फंसे हुए हो,
वही उलझ के रह गए हो, आत्महत्या तक का सोच रहे हो, जीवन जीना मुश्किल हो गया है और लोन लेने का सोच रहे हो, तो ये दिमाग में ख्याल मत लाओ। सिविल स्कोर बिगड़ेगा तो भविष्य में सिविल स्कोर सही भी होता है, उससे संदर्भित वीडियो भी हमारे इसी चैनल पे पोस्ट है जो आप देख सकते हो। एक साथियों में एक बहुत बड़ी बात देखने को मिलती है, वो बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं और महत्वपूर्ण बात है, गौर करना। गौर करने वाली बात है कि कई लोग जो प्रॉपर्टी हाइपोथिकेशन होती है, हाइपोथिकेशन का मतलब होता है जैसे आपने कार खरीदी, कोई पिकअप खरीदी, ट्रक खरीदा, बस खरीदी, टू व्हीलर खरीदा, आपने उस पर लोन लिया, आपने कोई मकान लिया, मकान पे आपने लोन लिया। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये हायर एंड परचेस एग्रीमेंट कही जाती है और इन प्रॉपर्टियों पर मोर्गेज लगता है। मोर्गेज का मतलब ये है कि इस पे HPN है, यानी कि उस चीज को आप यूज कर रहे हो लेकिन आप उसके पूर्ण स्वामी नहीं है, वह किराया क्रय पद्धति पे है, यानी कि जब तक लोन का चुकाना नहीं हो जाता आप उस प्रॉपर्टी को न तो बेच सकते हो और न ही किसी को गिरवी दे सकते हो, न ही उस प्रॉपर्टी का अलग निस्तारण कर सकते हो। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी जोश जोश में स्कॉर्पियो एन खरीद ली, 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, फॉर्च्यूनर खरीद ली 50-55 लाख की, 10% अमाउंट दिया, 90% फाइनेंस कर दिया, 3-4 EMI तो भरी, उसके बाद सरेंडर कर दिया कि अब लोन भरना मेरी स्थिति में है नहीं। तो आप क्या करते हैं कि उस गाड़ी को आप दूसरे बंदे को बेच देते हो, स्टाम्प पे बेच देते हो, क्योंकि गाड़ी पे तो हाइपोथिकेशन है, RC ट्रांसफर तो होगी नहीं, इंश्योरेंस ट्रांसफर होगा नहीं, अब आपने गाड़ी बेच दी। इसी तरह यदि आप अपने मकान को भी किसी को भविष्य में तुमको रजिस्ट्री कराऊंगा, आज स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर देता हूं कि तुमको बेच रहा हूं, उससे पैसे ले लेते हो, यदि आप ऐसा काम करते हो ना तो ये भी अपराध है, ये क्राइम है और इस मैटर में FIR दर्ज हो सकती है। यानी कि जिस प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज है उसको आप बेच नहीं सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। यानी कि कुल मिलाकर आपका नाम का पोजीशन जो है वह डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, रिकॉर्ड्स के अंदर है। अगर उनको ये मालूम पड़ा कि आपने उस गाड़ी को बेचा है, खुर्द-बुर्द किया है संपत्ति को, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी चीज बिल्कुल न करें। एक बात करते हैं, बार बार लोग कहते हैं सर हमने CC लिमिट कराई है, CC लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, KCC। तो साथियों में एक ही बात कहूंगा, चाहे KCC हो चाहे CC हो, यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को अटैच कराया है तो यहाँ भी सरफेसी एक्ट के अंतर्गत KCC पे सरफेसी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो एक एग्रीकल्चर लोन है, लेकिन CC में आपने जो प्रॉपर्टी रखी है, जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी रखी है, उस पर सरफेसी एक्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो कभी भी CC से, हम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है कि हम CC यूज करें। आप लोन लो, आप EMI का भुगतान करो तो फायदे में रहोगे, CC के चक्कर में आप हमेशा उलझते जाओगे। ये चीजें आपने देखी है। एक ये ध्यान ये है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को आपको समझना पड़ेगा। सिक्योर्ड लोन में यदि आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है और प्रॉपर्टी की जो आपकी वैल्यू है ना वो आपके लोन से ज्यादा है, तो बैंकों को कभी कोई चिंता नहीं होती है क्योंकि उनका पैसा सिक्योर है। आपने लोन NPA किया नहीं कि उन्होंने सरफेसी एक्ट की कार्रवाई की नहीं, 13/2 का 60 दिन का नोटिस दिया नहीं कि आगे की कार्रवाई चालू। यदि आप DRT नहीं गए, बैंक से सेटलमेंट नहीं किया, नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मान के चलना कि हाथ से लाखों की प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी। और उस प्रॉपर्टी को बेचने में भी कितने गेम होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके हाथ में ढेला नहीं आएगा। तो इसीलिए इस चीज को आपको समझना जरूरी है। यानी कि यदि आपने मॉर्गेज लोन लिया है और मॉर्गेज लोन को यदि आप नहीं भरते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, ये चीज आपको समझनी है। यूं इसीलिए जब भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आए तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आज की तारीख में इनको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। और साथ ही बता दूं, सरफेसी एक्ट को सिविल आपत्ति से मुक्त किया हुआ है, यानी कि अगर आप सरफेसी एक्ट की कार्रवाई हुई तो आप जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां जाकर यदि किसी प्रकार का स्टे या रिलीफ चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको सीधा DRT या फिर हाई कोर्ट, ये 2 विकल्प रहेंगे आपके पास। इसके अलावा आपके पास थर्ड विकल्प नहीं है, यानी कि सरफेसी सिविल कार्रवाई को बाधित करता है। इस चीज को आपको जानने की जरूरत है।
एक साथियों सबसे बड़ी चीज आजकल एक फंडा आ गया है, ऐप लोन। मोदी सरकार ने कई फर्जी ऐप लोन को बैन कराया है। मामूली 20-30-50 हजार का ऐप से लोन लेते हैं और वो आपके सारे कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लेते हैं, आपकी गैलरी को एक्सेस कर लेते हैं और आपके प्राइवेट फोटो को लीक करने की धमकी देते हैं। आपके घर परिवार में आपने जो नाम से नंबर सेव कर रखे हैं, मम्मी पापा भैया बहन पत्नी श्रीमती जी, होम, बेटी, दोस्त, जो जो आपने सेव कर रखे उन सबको फोन करके हैरान परेशान करते हैं। तो ऐप लोन के चक्कर में आपको फंसना नहीं है। और ऐप लोन में भी अगर आपने ले लिया है तो उनका सेटलमेंट तो ये मान के चलो 10-15-20% पे हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा ऐप लोन के चक्कर में मत पड़ना। ऐप लोन में भी ये ना तो आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं, ना आर्बिट्रेशन का और न ही 138 का और न ही कोई दूसरी कार्रवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि कारण ये सोने से गढ़ाई महंगी पड़ती है, यानी कि जितने का लोन लिया है ना उससे ज़्यादा तो इनको खर्चा आ जाता है कोर्ट कार्रवाई का, इसलिए उस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। इसलिए रिकवरी के दूसरे फंडे इस्तेमाल करते हैं और उस तरीके से रिकवरी करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब आपने ऑनलाइन लोन लिया किसी भी बैंकिंग ऐप से आपने, या फिर आपको फोन आया कि लोन अप्रूवल है, आपने ऑनलाइन लोन लिया। ऑनलाइन में सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई कर सकते हैं ये, उसके अलावा ज़्यादा कोई इनके पास पावर नहीं है। रिकवरी का दावा इसलिए नहीं करेंगे, उस पर कोर्ट फीस हैवी लगती है। इस मामले में अनसिक्योर्ड लोन है, आप अगर डिफॉल्ट हो गए हैं 4, 6, 8 महीने 180 दिन के ऊपर अगर आप डिफॉल्ट हो गए तो एक अच्छी राशि के अंदर, कम से कम राशि के अंदर इसमें सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें साथियों कि लोन सेटलमेंट कब होता है। सबसे पहले तो ये मान के चलो कि 6 महीने आप डिफॉल्ट हो चुके। कैसे होता है, कौन करवाएगा? तो कोई एजेंट, कोई दलाल नहीं करवाता है, आप दोनों ही करते हो। आप किसी को फीस हायर मत करो, भाई मेरा सेटलमेंट करा देना, इतनी फीस तुमको दूंगा, ये फालतू बात है। जब बैंक को लग रहा है उसका पैसा डूब रहा है और रिकवरी का कोई दूसरा तरीका नहीं है, बैंक खुद आपसे सेटलमेंट करने को कहता है। और 5 लाख का जो लोन होता है उसका सेटलमेंट 80,000, 1 लाख के अंदर भी होता है। हो जाएगा नहीं कह रहा हूं, होता है। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक साथ ही होता है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट। अब क्रेडिट कार्ड जो मिला है आपको, टोटल आपके सिविल स्कोर पे मिला है, आपके अच्छे ट्रांजेक्शन्स पे मिला है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उसमें भी 180 दिन बाद मामूली राशि के अंदर सेटलमेंट होता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो असर है ना वो पड़ता है आपके सिविल पे। और जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, लोन से अधिक राशि की प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वहाँ आप सेटलमेंट सोचे ही नहीं। अगर उन्होंने ब्याज वेव कर दिया ना, पेनल्टी वेव कर दी ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप सिक्योर्ड लोन के मैटर में कभी भी ये ना सोचें कि वह आपके लोन को सेटलमेंट करेंगे। और दूसरी बात, लोन सेटलमेंट सिविल स्कोर के अंदर शो होता है, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जब भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी से आप लोन सेटलमेंट करते हैं तो लोन सेटलमेंट लेटर लेना बिल्कुल भी ना भूले। लोन सेटलमेंट लेटर लेंगे और उसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन तारीख लिखी है, उस तारीख पर अगर 3 किस्तें तो 3 किस्तें निश्चित तारीख को अदा कर दो तो ठीक है। अगर नहीं किया, एक भी किस्त चुक गए, 2 दिन ऊपर हो गए, खत्म लोन सेटलमेंट लेटर। जो पैसा भरा वो भी आपके ब्याज में जमा हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। इसलिए लोन सेटलमेंट जब भी आप करो ना, ओटीएस करो। ओटीएस नहीं, 1 टाइम सेटलमेंट, यानी 5 लाख का जमा करना है, 1 लाख किस तारीख को करना है, एक तारीख ले लो, उसी तारीख को जमा कराओ तो ठीक है। लेकिन किस्तों के चक्कर में आपको लोन सेटलमेंट में नहीं पड़ना है। दूसरी बात, लोन डिफॉल्ट हो गया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। दिमाग में ये चीजें लाना मत। कोई पुलिस फोन कर रहा है, कोई वकील फोन कर रहा है, कोई कोर्ट से फोन आ रहा है, क्राइम ब्रांच से फोन आ रहा है, सब के सब झूठे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वकील कोर्ट में रहता है, उसका काम नोटिस भेजता है, कोर्ट में केस करना होता है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी मेंटेन करना है। वकील और पुलिस किसी एनबीएफसी के गुलाम नहीं है कि वो उनकी दलाली खाते हो और उनके लिए काम करते हो। यदि आपने फर्जीवाड़ा किया है तो फर्जीवाड़े की कंडीशन में ही ये चीजें बनती है, मतलब एफआईआर होती है। यदि कोई लोग रिकवरी वाले एजेंट आके गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, तो
आप भी स्ट्रिक्ट हो जाओ। अगर वो 2 शब्द उल्टे बोल रहे हैं, 4 शब्द आप भी उल्टे बोलो, लेकिन ये ध्यान रखो अगर वो गलत बात करता है तो आपको गलत बात करनी है। यदि वो मिठास और प्रेम से बात करते हैं तो आपको भी उनकी तकलीफ समझनी पड़ेगी कि भाई ये भी परेशान है, ये भी रिकवरी एजेंट है, इनका भी काम तब चलता है जब इनको काम मिलता है, ये इनकी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर बदसलूकी करे ना, उसको माफ करना नहीं है। एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई लोग फोन कॉल बुक करते हैं या उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने कॉल बुक किया, कौन सा लोन है, ये लोन है, तो आपका लोन सैंक्शन लेटर भेजो। लोग एक ही बात कहते हैं कि सर मेरे पास तो लोन का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है, आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप भविष्य का कुछ भी नहीं जानते। क्या आपने अगर लोन लिया है तो लोन सेटलमेंट लेटर ले। आप चाहे तो पूरी लोन की पत्रावली ले सकते हैं, जिसमें लोन एप्लीकेशन फॉर्म, लोन एग्रीमेंट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, सर्च रिपोर्ट, जिस लोन पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो है। लेकिन लोन सैंक्शन लेटर और हर 6 महीने के अंदर लोन स्टेटमेंट आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ना, आप भविष्य में कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाओगे। बैंक आपको नोटिस पे नोटिस भेज रही है, बैंक जब कार्रवाई करने जाएगी ना, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं, आप किस आधार पे जाओगे? तो इसीलिए आपने अगर लोन लिया है तो लोन का सैंक्शन लेटर जरूर ले लेना। और यदि ऐप से लोन लिया है, ऑनलाइन लोन लिया है, तो आज ही अपनी ऐप पे जाइए, वहां पे अपना लोन सैंक्शन लेटर जो डॉक्यूमेंट है उनको ढूंढिए, उनको डाउनलोड कीजिए, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सेव करके रख लीजिए। दूसरी बात, कोई भी लोन लो उसका इंश्योरेंस जरूर कराओ, ताकि कल आप नहीं रहे ना तो आपके बच्चों को बेघर नहीं होना पड़े, उनको परेशान नहीं होना पड़े। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोन जब लोगे ना, अनसिक्योर्ड लोन होगा, सेक्शन 25 की कार्रवाई भी होगी, 138 की कार्रवाई भी होगी, आर्बिट्रेशन एक्ट की कार्रवाई भी होगी, लोक अदालत के नोटिस भी आएंगे, सब होगा। सिक्योर्ड लोन है तो आज की तारीख में सिर्फ सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी अपने डिफेंस करने जाओगे ना, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिए। और एक बात बार बार आती है कि सर लोन नहीं भरा तो कितने साल की जेल होगी? कोई जेल वगैरह नहीं होती है। अगर सेक्शन 25 का मुकदमा, 138 का मुकदमा भी चलता है तो आपको अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है। निचली कोर्ट से यदि आपको सजा हो भी गई ना, तो वो सजा सस्पेंशन होती है और आपको अपील का मौका मिलता है। तब तक तो बैंक से आपका राजीनामा हो ही जाता है, सेटलमेंट हो ही जाता है। इसलिए इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक भी आपके ऊपर कार्रवाई करके आपको जेल नहीं भेजना चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है किसी तरह उसकी राशि आ जाए। भले 10 लाख का चेक लगाया है, वो राजीनामा 4 लाख में भी करते हैं। उनको मालूम है कि भाई आज जो स्टेज पर राजीनामा हो गया तो ठीक है, भविष्य में पैसा तो उलझा हुआ ही है। बैंक हमेशा सेटलमेंट चाहेगा, कभी वो ये नहीं चाहेगा कि वो आपको जेल पहुंचाए। इसलिए ये बात दिमाग से आप निकाल दो। लोन माफ, तो लोन माफ उसी सूरत में होता है यदि लोन लेने वाले की मौत हो गई और उसने अपने लोन को सिक्योर्ड कराने के लिए उसने इंश्योरेंस लिया था, या फिर उसके साथ कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिसमें 80%, 90% ने शरीर के मेन ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिया, तो और उसने इंश्योरेंस करवा रखा है और इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन में वो चीज आ रही है, कोई असाध्य बीमारी हो गई और वो चीज आ रही है, तो लोन माफ होता है। बाकी आप सोचो कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में लोन माफी के लिए एप्लीकेशन दे दूं तो लोन माफ नहीं होते। ये बात अलग है। कुछ एग्रीकल्चर लोन पे राज्य सरकारें लोन माफ करने का काम करती है, चुनावी समय हो आगे पीछे, केसीसी लोन वगैरह पे, तो वो उस समय का इश्यू है। वो व्यक्तिगत जानकारी अपने स्टेट में ले सकते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि लोग लोन तो ले लेते हैं, लोन लेने के बाद हो सकता है कि मान लो अनसिक्योर्ड लोन लिया और उन्होंने घर बेच दिया, घर चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो जो भी कार्रवाई के लिए नोटिस आएंगे वो पुराने घर पे ही आएंगे, फोन पुराने नंबर पे करेंगे, वो फोन बंद रहेगा। ऐसी स्थिति में लोन डिफॉल्ट है तो सेक्शन 125 आर्बिट्रेशन के नोटिस 138 के आएंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा और उसमें आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। तो वो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। भाई घर का पता बदल जाए, मोबाइल नंबर बदल जाए, तो ये कोई क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता है। एक ये होता है कि कई प्रकार के फर्जी नोटिस आते हैं, जैसे कई एनबीएफसी कंपनियों ने लीगल फर्म वगैरह हायर करते हैं, लेकिन कुछ लोग राठौड़ी करते हैं और कोई भी नोटिस भेज देते हैं। हमारे एक बंदे का लोन डिफॉल्टर था,
उदयपुर एसपी साहब को उसने लेटर लिख दिया, लीगल फर्म ने, एडवोकेट ने अपनी ओर से इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिसे उनको ऑर्डर दे रहा है, और एसपी साहब को कह रहा है संबंधित थाने भेज देना और अधिक जानकारी के लिए हमारे इन मैनेजर से संपर्क करो। अरे भाई, हमारे भारत की पुलिस है, यहाँ एक बार कॉग्निजेबल क्राइम भी हो जाए ना तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और इन लोगों को लेटर भेजने से एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है। बाकायदा जब एफआईआर दर्ज होगी तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो सच को बताना पड़ता है कि वो सच है, तो उनको अपने बयान देने पड़ेंगे। तो ये सारी फर्जी बातें हैं, तो असली और फर्जी नोटिसों की पहचान करनी भी जरूरी है, तो वो अपने लीगल एडवोकेट के माध्यम से आप कर सकते हो। आर्बिट्रेशन का नोटिस के मैटर में हमने पहले वीडियो बना रखे हैं। आर्बिट्रेशन आता है, आप आपत्ति पेश कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और वो सुरक्षित है। आर्बिट्रेशन जब एग्जीक्यूशन में आता है तब भी आपको उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार है। और आर्बिट्रेशन के मैटर में क्या क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, उस मैटर में हमारा एक वीडियो पहले बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन की कंडीशन में यदि पिता की मृत्यु हो गई तो बेटे से वसूली नहीं हो सकती, बेटे की मृत्यु होगी तो पिता से वसूली नहीं हो सकती है, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से वसूली नहीं हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में यदि वसूली करते हैं तो सिविल वसूली का अगर बात करते हैं तो उसमें भी तभी उनको सफलता मिलेगी जब मरने वाले व्यक्ति से कोई संपत्ति उसके घर वालों को प्राप्त हुई है। तो साथ ही यदि लोन डिफॉल्टर हो तो अपने दिमाग में गलत ख्याल, गलत विचार बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। यदि लाते हो तो अपनी जिंदगी से गजाओगे, क्योंकि आपके जाने के बाद भी आपके लोन की वसूली के लिए आपके घर वालों को तो हैरान परेशान किया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि सर मेरे मल्टीपल लोन है। अब मल्टीपल लोन है, आप महीने के लाख, 1.5 लाख रुपए की ईएमआई भर रहे हो, 50,000 की ईएमआई भर रहे हो, वहाँ एक एक्सपर्ट एडवोकेट से मामूली सी फीस देकर आप सजेशन ले सकते हैं। एक एडवोकेट को मंथली ईएमआई देकर आप पूरे साल भर का अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर वो कह रहा हूँ, अगर भरने की स्थिति है तो आपको लोन भरना चाहिए, लेकिन मन में गलत विचार लाना, जिंदगी को त्याग देना एक उचित विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, किसी विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ है, तो आप लोन मॉरिटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर, लोन सेटलमेंट, इन सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हो, वो आपका अधिकार है। और इस मामले में आपको फाइनेंशियल एडवोकेट से कॉल करके राय लेनी चाहिए। एक ये है कि मेरे ऊपर केस चल रहा है, सेक्शन 25 चल रहा है, 138 NI एक्ट चल रहा है, आर्बिट्रेशन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, मैं लोन नहीं भर रहा हूँ, डिफॉल्टर हो गया हूँ, तो क्या मैं विदेश जा सकता हूँ? तो मैं एक बात पहले कह दूँ, जितने भी लोन डिफॉल्टर है ना, बड़े मास्टरों की बात कर रहा हूँ, बड़े लोग, वो तो लोन लेके विदेशों में सेट हो गए। आपका छोटा मामला है, यदि आप विदेश काम के लिए जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपके पासपोर्ट पे इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और नई लोन डिफॉल्ट होने से आपके पुलिस वेरिफिकेशन पे कोई फर्क पड़ना है। एक ये है कि हम गारंटी देते हैं लोन की। अब की लोन की गारंटी में यदि आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिए हैं, यदि आपने अपने चेक दिए हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लोन की गारंटी ली है तो जिम्मेदारी तो आपकी है, तो उसमें सावधानी रखने की आपको जरूरत है। एक लोन डिफॉल्टर है ना, तो व्हाट्सएप कॉल से दूर रहो। ये बार बार आपको व्हाट्सएप कॉल करके डराते हैं, धमकाते हैं, व्हाट्सएप पे उलझुल गालियां बक देते हैं जो नॉर्मल कॉल पे नहीं कर सकते। और जब भी ये कॉल करें ना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखो ताकि उनको मालूम पड़े। और जब भी कोई फोन करे, सबसे पहले उसका नाम पूछो, उसका पदनाम पूछो, किस जगह से बोल रहा है, अब फिर अपनी बात शुरू करो। और दूसरी बात, ना कहना भी सीखे। यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं और आपकी स्थिति नहीं है लोन भरने की, तो सीधी सी बात कहता हूं साथियों, खुले रूप से ना कहना सीखो, खुले रूप से। ये कतई मत सोचो कि मैं इनको ना कहूंगा तो ये क्या कर लेंगे। अरे अगर आप ये कहोगे 4 दिन बाद दूंगा, तो 4 दिन बाद और छाती पे मूंग डालेंगे। इसीलिए अगर ना कहना सीखो तो ना कहना भी सीखो। झूठ मूठ पे आजकल की बात न करो। कई लोग हमें कहते हैं कि सर आप लोन सेटलमेंट करवाते हो, आपकी क्या फीस है? हमारी कोई फीस नहीं है और हम कोई लोन सेटलमेंट नहीं करवाते। लोन सेटलमेंट करवाना केवल बैंक और कंज्यूमर का आपस का मामला है, इसमें किसी की कोई फीस नहीं होती है। आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट से यदि राय मशवरा करते हो तो उनकी जो कंसल्टेंसी फीस होती है वो फीस होती है उनकी, उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं। अगर आप हमसे कॉल बुक करते हो तो क्या आप हमसे जिंदगी में बात कर पाओगे? नहीं साथियों। यदि आप कॉल बुक करते हो तो ठीक है, आपके 2, 3, 4, 5 या 6 बार आपने कॉल कर ली, उससे अधिक कॉल संभव नहीं हो पाएगी, और वो भी शाम के टाइम में हमारी सुविधा अनुसार बात हो पाती है। और यदि आप कॉल बुक करवाते हैं तो इससे संबंधित जो भी आपके लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो पहले व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देखा जाए और कॉल बुक होने पर जब आपको फोन आएगा तब उस पर चर्चा की जा सके।
एक ही होता है कि लोन डिफॉल्ट हो गए, कितने लीगल नोटिस के बाद केस होता है। तो साथियों ध्यान रखना, इस भरोसे मत रहना। कभी कभी कंपनियां 100 नोटिस भेज के भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन सेक्शन 25 का नोटिस आ गया तो उनको, आपको नोटिस मिला उसके 30 दिन के अंदर उनको कोर्ट में केस फाइल करना है। यदि सरफेसी एक्ट का नोटिस आया तो 60 दिन के पश्चात उनको प्रोसेस करना है। 138 का नोटिस आया तो ये मान के चलो कि नोटिस, एडवोकेट नोटिस आ गया तो उनको भी 30 दिन के अंदर कार्रवाई करनी है कोर्ट में। और कभी कभी 50-100 नोटिस भी आते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए लीगल नोटिस की वर्थ को समझना कि वो कौन से सेक्शन में दिया है, किन प्रोविजन में दिया है। इसलिए एक ऑनलाइन एडवोकेट हायर कर लो जो आपको इस तरह की जानकारी दे पाए। एक बात यह है कि कोई भी बैंक आपके खिलाफ तब तक कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि वो आपको सूचना नहीं दे देता, आपको पर्याप्त मौके नहीं दे देता। कहने का मतलब यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हो तो बिना आपको नोटिस दिए, बिना आपको सूचना दिए बैंक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सेक्शन 25 की कार्रवाई करेगा तो सेक्शन 25 का नोटिस देना है, एडवोकेट नोटिस। 138 की कार्रवाई करेंगे तो 138 का नोटिस देना है। सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करेंगे, सरफेसी एक्ट का नोटिस देना है। रिकवरी का काम करेंगे, रिकवरी का नोटिस देना है। लोक अदालत की कार्रवाई करेंगे तो लोक अदालत का नोटिस आएगा। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। बिना कार्रवाई किए, बिना नोटिस दिए कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई पुलिस वाला फोन करता है ना आपको कि आपके खिलाफ मेरे पास फाइल आ गई है, FIR दर्ज हो रही है, जल्दी से वकील साहब से बात करो, ये सारे फर्जी है, इग्नोर करो, जरूरत पड़े तो सुना दो। अगर उनकी व्हाट्सएप पे DP दिख रही है पुलिस की वर्दी में तो फर्जी होगा। एडवोकेट वो होता है जो 5 साल की, 3 साल की, 2 प्रकार की डिग्रियां उनको पढ़ के AIB में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन में अपना नाम रजिस्टर्ड करा के प्रैक्टिस करता है पक्षकारों की ओर से। उसका काम फोन करके किसी को धमकाना नहीं होता है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। पुलिस इनकी कोई रिकवरी एजेंट नहीं है कि NBFC के लिए काम करे। हाँ, ये बात जरूर है, जब सेक्शन 25 और 138 के नोटिस आएंगे उस समय पुलिस का काम केवल तामील कराना होता है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है, पूरी तरीके से डिफॉल्ट हो चुके हो ना, तो सिविल स्कोर की चिंता करके जीवन को दुखी मत करो। सेटलमेंट अगर मामूली अमाउंट में हो रहा है कर लो, लेकिन लोन सेटलमेंट लेटर लो, ये चीजें मत करो। एक बार लोग कहते हैं बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। सिविल स्कोर कैसे बढ़े, इस पर भी हमारा लोन बढ़ा हुआ है। तो साथियों, हमारा कहना ये है, हमारा खुला कहना ये है, आप किन्हीं भी हालातों के चलते यदि आप लोन नहीं भर पा रहे, आप लोन की EMI से दुखी हो गए, तो तनाव लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई तनाव मत लीजिए, अपने जीवन के साथ कोई खिलवाड़ मत कीजिए, अपने परिवार को विश्वास में लीजिए। यदि कोई प्रॉपर्टी है आपकी, उसको सेल आउट कीजिए, लोन सेटलमेंट करके निपटा दीजिए, जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। कई लोग कहते हैं कि सर दिवालिया घोषित हो जाते हैं। क्या होगा दिवालिया घोषित होने से? मजाक ही दिवालिया घोषित होना। आपके नाम पे एक पंखा या एक 2 व्हीलर भी है ना, तो उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। और एक दिवालिया इंसान और एक रोड पर घूम रहे भिखारी और पागल में कोई बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। माना एक अमिताभ बच्चन तक का बुरा वक्त आया तो आप और हम चीज क्या है? लड़ना है, तरीके से लड़ना है। जब किसी लोन को आप डिफॉल्ट कर दोगे, EMI भरना बंद कर दोगे, तो आप लोन की EMI भर ही नहीं रहे हो। तो 4-6 महीने के अंदर आपके पास थोड़ा बहुत जो अमाउंट होता है उससे आप एक लोन को आप सेटल कर सकते हो, और वो प्रोसेस आपको करना चाहिए। लोन डिफॉल्टर से संबंधित हमारा ये अंतिम बड़ा वीडियो है। हमने पूरी कोशिश की आपके तमाम सवालों का हम जवाब दे पाए, लेकिन देश बहुत बड़ा है, आपके सवाल बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई सवाल है, फिर से निवेदन कर रहा हूं, हमारे चैनल पर विजिट करें, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, और वहां वीडियो बने हुए हैं, हर एक वीडियो को देखें। आपके सवाल का जवाब उन्हीं वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको कोई कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो वीडियो देख रहे हो ना, देखते ही फोन मत लगा देना प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। आप सारे वीडियो देखो, आपको उन्हीं के अंदर सजेशन मिल जाएंगे। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं तो मुझे तो कॉल बुक करनी है, तो फिर टेक्स्ट मैसेज करना कॉल बुक। आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज की पालना करना, आपका कॉल बुक हो जाएगा, आपको फोन आ जाएगा।
आपके कोई डॉक्यूमेंट है आप व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट को देखकर जब हम फ्री होंगे आपको फोन आएगा और आपके मुद्दों पे चर्चा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कॉल बुक कराने के बाद आप जिंदगी भर फोन कर सकते हो। ठीक है, आपने 2 बार 4 बार 6 बार कर लिया, उससे ज़्यादा लाइफ टाइम वाला मामला नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा भी बिजी शेड्यूल रहता है तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन इन तमाम वीडियो के पीछे मकसद सिर्फ एक है कि यदि आप लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं तो आप लोन के दलदल में न फंसे। मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और जीवन त्यागने का सोच रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, एक बार हमारे ऑफिस विजिट कर लीजिए। हम आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो हिम्मत भर देंगे कि आप अपने रोजगार को, अपने काम को नए सिरे से खड़ा करेंगे और कमाकर इन लोनों का सेटलमेंट करेंगे। साथियों, सिर्फ लोन के बारे में नहीं, कानून से जुड़ी अनेक मुद्दों पर हमारे इस चैनल पर कई वीडियो पोस्ट है। उनको देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान होना सर्वाधिक बड़ी चीज है। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल पर एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, उस पर 9 करोड़ व्यू है। उसमें सिर्फ हमने 3 सवाल पूछे थे। हमने एक पुलिस अधिकारी से सिर्फ 3 सवाल पूछे थे और देश की जनता को वीडियो इतना पसंद आया कि उस वीडियो पे करीब 25-30 लाख तो लाइक है, 25-50 हजार कुछ कमेंट्स है और व्यू कितने हैं? 9 करोड़। अगर विश्वास नहीं हो ना तो इस चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पर जाकर आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा, शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, 9 करोड़ व्यू है। तो कारण क्या है? कारण ये हमने वो 3 सवाल पूछे जिनका जवाब पुलिस अधिकारी के पास तो छोड़ो, अच्छे लोगों के पास नहीं है, और उन्हीं ज्ञान को हम YouTube चैनल के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। तो सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आपके एरिया में यदि इस मामले से कोई दुखी है जो लोन के चक्रव्यूह में उलझ गया है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह कम से कम अपने जीवन को समाप्त न करे, अपने बच्चों के साथ एक सुख चैन की जिंदगी जी पाए। क्योंकि कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद कई बिजनेस खत्म हुए हैं, कई लोगों की नौकरियां गई है, कई लोगों के रोजगार छीन गए। तो ऐसी स्थिति में लोग डिफॉल्टर हो गए लोन के, और वैसे भी अनसिक्योर्ड लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वह लोन में लोग मैक्सिमम डिफॉल्ट होते हैं। इसके बावजूद कंपनियां लगातार पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड लोन पे लोन ऑफर करती है। इसका कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि बैंकों को, एनबीएफसी को सबसे ज्यादा जो मार्जिन है ना वो उस लोन पे है। होम लोन पे क्या लेंगे? 7% इंटरेस्ट। कार लोन पे क्या लेंगे? 8%, 9% इंटरेस्ट। लेकिन उन पे 18%, 20%, 25%, कई एनबीएफसी तो 40% इंटरेस्ट काउंट करती है। इसीलिए ऐसे लोनों का डिफॉल्ट जो होता है तो और 180 दिन बीत जाते हैं तो आसानी से उन लोन का सेटलमेंट हो जाता है। तो साथियों, एक ही बात कहूंगा, मल्टीपल लोन के शिकार है, आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिले, अपनी सारी स्टोरी को लेकर, कौन सी बैंक से लोन लिया, लोन सैंक्शन लेटर, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, प्रधान कार्यालय कौन सा है, वो उसके बाद लोन कितनी राशि का, किस तारीख को लिया, कितनी ईएमआई चुका दी, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट है, आप क्या चाहते हैं, लोन की ईएमआई क्या है, ये पूरा एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। और इस चार्ट के साथ किसी भी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलेंगे तो आपकी तरफ से लोन मोरेटोरियम की, लोन रीस्ट्रक्चर की और जो रिलीफ आप चाहते हो उससे संबंधित एक लीगल नोटिस कंपनी को भेज दिया जाएगा। और उस लीगल नोटिस को देखकर कंपनी को उसका जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब का भी जवाबुल जवाब होगा, और उसमें होता है एक लोन इंटीमेशन लेटर जो आप अपने एडवोकेट से लेकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो तनाव है उन तनावों से आप बाहर निकल जाएंगे और आप अपना एक बेहतर बचाव करते हुए, अपने रोजगार पे ध्यान देते हुए उन लोनों को चुकाने के लिए आप समर्थ बनेंगे। तो मेरा कहना यही है कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि आप लोन चुकाएं, डिफॉल्टर न बने, और डिफॉल्टर बन चुके हैं तो ये नहीं कि तनाव में आए।
तनाव से बाहर निकले, अपने रोजगार को जमाएं और मल्टीपल लोन है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह लें। और साथियों, अगर हमसे बात करना चाहते हैं, फिर निवेदन कर रहा हूं, बिना कॉल बुक किए फोन न करें। और इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां, लोन से जुड़े अधिकार आपके जो है उनको देखने के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलेगी आपको ऐसी ही जानकारियां जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिल पाएगी। इससे पहले 1 घंटे का वीडियो था, वो देख लेना। ये वीडियो देख लिया तो आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, ये हमारा वादा है। तो साथियों, वंस मोर, यदि आपका कोई भी साथी लोन के चक्रों में फंसा है, किसी भी दलदल में फंसा है, तो इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। इसको केवल आप यूट्यूब चैनल पर ही देख पाएंगे। यदि फेसबुक पे आवाज नहीं आ रही है तो निवेदन है कि इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक और उम्मीद करूंगा कि बने रहेंगे इस चैनल पे, ताकि आपके अधिकारों के बारे में इसी प्रकार की जानकारियां देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।